नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शॉर्ट हैंड गुरुजी में। आज का डिक्टेशन फिर से रामधारी गुप्ता जी खंड 1 से, जहां पर पिछला डिक्टेशन हमारा ख़त्म हुआ था जस्ट उसी के आगे से, ताकि आपका एक भी शब्द छूटने ना पाए इस पूरी पत्रिका से। तो एक भी शब्द आपका छूटेगा नहीं। जहां से हमारा कल डिक्टेशन ख़त्म हुआ तो वहीं से स्टार्ट हुआ है। और आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं प्रतिलेखन संख्या 11, 12, 13 और 14 का आधा। यहाँ पे हमारे 1000 शब्द पूरे हो जाएंगे। वहाँ पे उसी के आगे से जो अगला डिक्टेशन हमारा आएगा उसमें आपको मिल जाएगा। डिक्टेशन की पीडीएफ आप लोग को पता ही है, हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाती है डिक्टेशन होने के बाद। और डिक्टेशन में जैसे रामधारी गुप्ता जी का डिक्टेशन है तो RG लिखा होगा और डिक्टेशन वाइज सब पे नंबर पड़ा होगा, जैसे RG1, RG2, RG3। इस टाइप से आज जो डिक्टेशन है उसका नाम है RG5। तो जो लोग पीडीएफ नहीं ढूंढ पाते हैं वो लोग जान लीजिए कि टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और एसएससी स्टेनो का जिसका स्किल लगा हुआ है, या फिर जो अभी शॉर्ट हैंड सीखना स्टार्ट किए हैं, जो 80 की स्पीड पा चुके हैं, उनको स्पीड इंक्रीज़ करना है, 100 तक ले जाना है, उन सभी के लिए रामधारी गुप्ता खंड 1 का डिक्टेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि इसमें जो शब्द होते हैं थोड़े से ऐसे होते हैं जो आपसे बन जाते हैं, और काफ़ी सारे लोगों ने इसका 80 में अभ्यास भी किया होगा। तो स्पीड बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी मैगज़ीन है, बहुत अच्छी बुक ये मानी जाती है। तो सभी को लिखना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक करिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। रेडी, स्टार्ट। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनका दिमाग कार्यालय की मिसलों और कागजों में लगा रहता है। इस विभाग का काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक कोप के कारण जो समय समय पर हमारी फसलों को नुकसान होता है, इससे भी अपनी फसलों की रक्षा करने के लिए आवश्यक कदम उठाना इसके जिम्मे है। आज मेरे पास लखनऊ से कुछ लोग आए थे और वे लोग बोल रहे थे कि यहाँ दिल्ली में इस अवसर पर ठंडी हवा चल रही है और आप यहाँ दरवाजे बंद करके बैठे हैं या आराम से लेटे हैं, लेकिन हमारी तो जान खतरे में है। वहाँ ओले गिर रहे हैं और हमारी गेहूं की फसल खतरे में है। अब यह इस विभाग का काम है कि चूँकि हवा में पानी ज़्यादा होता है, इसलिए फसल के बचाव के लिए उस पर नियंत्रण किया जाए, जिससे फसल की हानि ना हो। अध्यक्ष महोदय, जिस भावना से मैंने यह बिल पेश किया है, उसको विरोधी पक्ष के लगभग सभी सदस्यों ने एक मत से महसूस किया है कि देश में बेकारी की जो समस्या है वह एक भयंकर समस्या है और उसके कारण हमारे देश का विकास, चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो या सांस्कृतिक, रुका हुआ है और ऐसी स्थिति में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से इस परिस्थिति का निर्माण हम पिछले 54 वर्षों से देख रहे हैं। मंत्री महोदय ने यहाँ पर अभी कहा कि राष्ट्रपति इस काम को नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह उनके अधिकार के बाहर है। आप राज्यों में राज्यपाल शासन स्थापित करते हैं जब यह देखते हैं कि किसी राज्य में वहाँ की व्यवस्था, वहाँ का विकास ठीक नहीं हो रहा है। जब किसी राज्य में गड़बड़ी फैल रही हो, विकास का काम समाप्त हो गया हो और जिम्मेदारी से लोग काम न करते हों, तो वहाँ पर राज्यपाल शासन स्थापित किया जाता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे देश में मौजूद हैं। उसी प्रकार से हमारे राष्ट्रपति हैं और
अगर देश में इस तरह की स्थिति वर्षों तक चले तो कोई कारण नहीं है आपात के रूप में राष्ट्रपति इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की उन्नति के लिए जिम्मेदारी अपने हाथ में न ले सकें। हमारे भाइयों ने बहुत से उदाहरण दिए हैं कि राज्यों में संयुक्त सरकारें नहीं चलीं, लेकिन उसके पीछे राजनीतिक हथकंडे थे। अगर कोई राजनीतिक पार्टी जिम्मेदारी से काम नहीं करती तो विधान में यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति शासन अपने हाथ में लें। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि संविधान में आदिवासी हरिजनों के उत्थान के लिए प्रण किया गया था कि 10 वर्ष में उनकी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति को सुधार देंगे, लेकिन यह सरकार उसमें भी असफल रही। उसको एक बार 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया और दोबारा फिर 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। इसी तरह से उसको बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन उनकी आर्थिक और सामाजिक उन्नति आप नहीं कर पाए हैं। इस काम में सरकार बिल्कुल असफल हुई है। पिछली बार सरकार पर अविश्वास का प्रस्ताव भी आया था और वह पास होने वाला था। इसलिए मेरा कहना है कि हमारे देश में यह जो बेकारी की समस्या है वह एक बहुत ही भयंकर समस्या है। महोदय, यह भी विचार किया गया है कि जो व्यक्ति समाज में काम करता है, चाहे आविष्कार का काम करे, चाहे दूसरा कोई काम करे, उसको उस काम में तब तक सफलता नहीं मिल सकती है जब तक कि समाज का सहयोग या समाज ने जो परिश्रम किया है या कुछ आविष्कार किया है उसका उपयोग उसको प्राप्त ना हो, उसका उपयोग वह ना कर सके। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति किसी वस्तु का आविष्कार करता है तो आविष्कार करने में न केवल उसका अपना परिश्रम रहता है, लेकिन साथ ही साथ समाज ने जो काम किया होता है, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में या प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में या किसी अन्य क्षेत्र में, उस सब से भी वह लाभान्वित होता है। इसलिए जब हम किसी आविष्कारक के, किसी आविष्कार के अधिकार की रक्षा करना चाहते हैं तो उसके साथ साथ यह भी विचार हमारे दिमाग में आता है, जिस व्यक्ति ने समाज की सहायता से आविष्कार किया है उस समाज को भी उसका फल अधिक से अधिक मिलना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने भी कहा है कि पेटेंट लॉ इस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पेटेंट लॉ के पीछे 2 सिद्धांत निश्चित हैं। पहला सिद्धांत तो यह है कि जो व्यक्ति परिश्रम करके, धन लगाकर, अपना दिमाग लगाकर के किसी वस्तु का आविष्कार करता है, उसके तथा अपने परिवार के लोगों के अधिकारों की जहाँ रक्षा होनी चाहिए, उसके साथ ही साथ जैसा मैंने अभी कहा है, कोई व्यक्ति समाज में व्यर्थ में काम नहीं करता है, वरन पिछले समाज के लोगों ने जो जो काम किए होते हैं, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में या प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में या किसी अन्य क्षेत्र में, और जिनके आधार पर वह कोई आविष्कार करता है, उसको उसका प्रतिफल तो मिले, लेकिन जो परिणाम हो उसका
प्रतिफल समाज को भी मिलना चाहिए। मंत्री महोदय ने कहा है कि जो यह सिद्धांत है वह भी इस विधेयक के पीछे स्थापित किया गया है और इस बात का ध्यान रखा गया है कि जहां हम किसी व्यक्ति के आविष्कार के जो अधिकार हैं, चाहे धन के उपार्जन का अधिकार हो या प्रतिष्ठा प्राप्त करने का अधिकार हो, उसे प्रतिष्ठा का और चाहे धन का, दोनों का लाभ व्यक्ति विशेष को भी मिले। महोदय, देश में जो उद्योग धंधा चल रहा है या देश की उन्नति करने का, देश में समृद्धि लाने का जो वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीय आविष्कार हो रहा है, उसमें भी उसका उपयोग पूरा पूरा हो। यदि ऐसा हो तभी मैं समझता हूँ कि हमारी पेटेंट प्रणाली सफल सिद्ध हो सकती है। यह प्रश्न उठ सकता है कि किस सीमा तक व्यक्ति के अधिकार की रक्षा की जाए और किस सीमा तक उसके अधिकार का हनन किया जाए ताकि समाज का अधिक से अधिक लाभ हो, समाज उसका अधिक से अधिक उपयोग कर सके। एक दृष्टिकोण जो इसके पीछे है, हमें इस बात का अभिमान है कि हम 101 करोड़ हैं। हमारी कई जातियाँ, कई धर्म, कई भाषाएं और कई प्रकार के रीति रिवाज हैं। इस विविधता से हमें लाभ उठाना चाहिए, किंतु आज भेदभाव का भूत हमारे सिर पर चढ़ रहा है। स्टॉप।